स्वास्थ्य मंत्री जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, खास तौर से दूसरी लहर में, जिस तरीके की चुनौतियां दूसरी लहर में सामने आई, अब क्या जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया वो दूसरी लहर के साथ ही साथ तीसरी लहर को संभाल पाने में सक्षम है? जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हमने अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है जी। जब आप वायरस की बात करते हैं, एक वैश्विक महामारी और कोविड-19 की बात करते हैं, उसका वायरस हमेशा समय समय पर म्यूटेट करता है और किसी दूसरे रूप में आता है जी। जो पहले हमने 2020 में देखा और जो हमने 2021 में देखा, उसके मुकाबला के लिए जितने भी संसाधन की आवश्यकता थी और जिस तरह से वायरस ने अलग अलग रूप लिया, हमने पूरी मुकाबला भी किया और तैयारी भी किया। और आगे के लिए भी जिस तरह से वैज्ञानिक और जो विशेषज्ञ का जो थोड़ा संकेत मिला है जी। उसके अनुरूप हमने अगले चरण के लिए भी अपने सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीडियाट्रिक आईसीयू और उससे संबंधित संसाधन और उससे संबंधित डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग, ये सब लेके हमने पूरी तैयारी तो अभी कर ली है। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी, इन तैयारियों के बीच और दूसरी लहर को संभाल लेने के बीच विश्लेषण का दौर भी जारी है, खासतौर से सियासी तौर पर। यह भी कहा जा रहा है कि पहले लहर में जिस तरीके से और जितनी तेजी से आप लोगों ने बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई कि जब कोरोना आया था तब 36 जिलों में वेंटिलेटर थे और उसके बाद सभी जिलों में वेंटिलेटर पहुंचे, आपने कोविड अस्पताल बना दिए। लेकिन पहली लहर जाने के बाद बहुत सारे कोविड अस्पतालों को सामान्य कर देना, वो एक थोड़ी सी चूक हो गई थी, ऐसा विपक्ष का बार बार आरोप आ जाता है। देखिए, एक्चुअल परिस्थितियों पर हम अपना ध्यान देते हैं। विपक्ष तो विपक्ष है, उनको तो क्योंकि खाली बैठे हुए हैं जी। और खाली एक बयान देना है, उनको सरकार के साथ बैठ के काम नहीं करना या सरकार के अंदर के विभागों की बात उनको जानकारी नहीं रहती है। तो एक बयान से उनको लगता है कि हमने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए उसके लिए पर्याप्त रहता है उनका दिन भर का हिसाब। मगर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले बार जब 2020 में 8 मार्च को हमारा पहले केस आया था जी। और पूरे भारत में जब आया था तो उस समय भारत के पास कुछ भी नहीं था, न इस वैश्विक महामारी का ज्ञान था कि किस तरह का कोविड है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलेगा, क्या इसमें वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है या नहीं है, कुछ भी हमारे पास ज्ञान नहीं था। मगर उस एक साल के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, संसाधन बढ़ाए, वेंटिलेटर्स की तैयारी की है और जितने भी अस्पताल उनको हमने अपग्रेड किया और जैसे जैसे जो पेशेंट्स आए उनको L1 की व्यवस्था, L2 की व्यवस्था, L3 की व्यवस्था के श्रेणीबद्ध करके हमने पूरा तैयारी करके उसका मुकाबला करके वहाँ पर हमने किया। जहाँ तक वेंटिलेटर, अच्छा, इसमें दो बात आती है कि एक तो आपने कहा जैसे कि हमने उसको मेंटेन नहीं किया। देखिए, जब आपका एक बहुत बड़ा संवर्ग, अगर आप पॉपुलेशन के आधार पर जाएंगे तो जितने लोग इसमें संक्रमित हुए थे पिछले साल, वो आपका 24 करोड़ के आबादी का बहुत कम प्रतिशत निकलता है। वो जब संक्रमित हुए और उनका उपचार हुआ, जितने लोग मृत्यु हुए उसके बाद वो चले गए और वो जो आंकड़े थे वो आंकड़े बिल्कुल घट के न्यूनतम पर आ गए। तो नॉन कोविड जो मरीज होते हैं उनका लगातार भी दबाव बढ़ता है। तो नॉन कोविड के लिए हमको अस्पताल भी खोलने पड़ते हैं और भी व्यवस्था तैयारी करना पड़ता है, जिनका सर्दी, जुकाम और ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लिवर, किडनी, कैंसर, ये तमाम चीज़ के लिए हमको हॉस्पिटल अपने ओपन करने थे। तो वो हमने उसी श्रेणीबद्ध तरीक़ा से धीरे धीरे करके OPDs अलाउ किया और वैसे हमने पूरा खोल दिया है। और उसके बाद जब ये पूरा समय जब समाप्त हो गया तो अचानक जो नेक्स्ट वेव जो आपका आया, जो अभी इस दौर में हम लोग चल रहे हैं, ये हमने आपको जैसे बताया कि ये परिवर्तित होकर आया, ये वायरस ही पूरा अपने आप को म्यूटेट किया। जो पहले हम लोग देख रहे थे कि होम आइसोलेशन में सामान्य तौर पर जो पेशेंट को हम रखते थे, वो आज उसकी पूरी ज़रूरत ही नहीं है। वो होम आइसोलेशन के बेड तो हमारे तमाम जनपदों में, तमाम बड़े बड़े शहरों में खाली पड़े हुआ है, क्योंकि जिसको आना था, जो भी पेशेंट आया अब उसके फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ, संक्रमित हुआ और उसको सांस लेने की तकलीफ हुई। तो जो भी व्यक्ति आया, चाहे वो घर पर रहा, चाहे वो अस्पताल में आया, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। तो हमारा होम आइसोलेशन का बेड तो बेकार ही चला गया इस समय। अब रह गया कि इसको कैसे मैनेज करने के लिए हमने इधर के जो संसाधन, इधर के जो डॉक्टर्स की सलाह से किस तरह का ट्रीटमेंट करना, कैसे कैसे करना, ये सारे विशेषज्ञों के ट्रीटमेंट के आधार, उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के सलाह पर हमने ये पूरा मैनेज किया इसको। बाकी हमने अपना अधिक से अधिक टेस्टिंग बढ़ाया बड़े पैमाने पर टेस्टिंग बढ़ाया
मुझे लगता है कि ये 2020 में जब हम 70 टेस्ट करते थे एक दिन में जी और जिसका कंफर्मेशन हम पूना से करते थे एनआईवी से, आज हम 3,59,000 से ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार बिल्कुल, की एक बड़ी है कि उपलब्धि है। हमने स्वास्थ्य अपने मंत्री जी, मिशन मेरा को सवाल एक और भी बनाया, है कि उसका दूसरी विकसित लहर किया। से निपटने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला कि हम सीधे कंपनियों से बात करेंगे, वैक्सीन खरीदेंगे और उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब वो स्थिति है कि कंपनियां कह रही हैं कि सीधे केंद्र सरकार से बात करेंगे ग्लोबल। तो ऐसे में अब क्या आगे की रणनीति है? अगर ग्लोबल टेंडरिंग में कोई कंपनी नहीं आती, अगर इसमें सफलता मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आगे की क्या रणनीति है वैक्सीनेशन को लेकर आप लोगों की? देखिए, अभी तो आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर ये 18 से 44 वाला वैक्सीन हम अपने संसाधन से खरीदने का सभी राज्यों को बता दिया गया था। हमने भी अपना एडवांस में पैसा जमा किया और उसके सापेक्ष हमको जितना भी वैक्सीन मिला हमने पहली मई से शुरू कर दिया 7 जनपद में। थोड़ा और वैक्सीन मिला तो हमने 11 जनपद और जोड़े, थोड़ा और वैक्सीन मिला तो हमने 23 जनपद जोड़े। अब हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ये 2 कंपनी के द्वारा अभी तक तो मिल रहा है, जिससे हम 75 जनपदों को अभी 1 जून से प्रारंभ कर देंगे और उसको हम मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कम पड़ गया तो हमारा कोई भी सेंटर हमारा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। हम उतना ही खोल रहे हैं और उतना ही हम लगाएंगे जितना हमारे पर वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है। तो जो संकेत हमको अभी तक मिल रहा है दोनों कंपनियों के द्वारा, वो हमको लगता है कि पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाना चाहिए, जिससे हम अपना पूरा महीना अपना निकाल लेंगे। दूसरी बात, जब ये समस्या प्रारंभ में आ रही थी तो हमने ग्लोबल टेंडर किया और ग्लोबल टेंडर में कुछ लोग ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, विदेश के कंपनियों ने, और उनका आग्रह के अनुसार हमने 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उस टेंडर को बढ़ा दिया। 31 तारीख को खुलेगा तो ये पता चलेगा कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है और कितना अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो केंद्र सरकार के माध्यम से ये भी एक गाइडलाइन आ गया है, आईसीएमआर ने ये भी कह दिया है कि अब कोई विदेश से कंपनी, विदेश का जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो इंडिया में सप्लाई करना चाहता है भारत में, तो उसके लिए कोई प्रमाण पत्र या उसको कोई उसकी आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि वो अपने देश में सप्लाई कर रहा है, टीका लगा ही रहा है। हम उसको मान्यता देते हुए उसको सीधा की सीधा वो अपना सप्लाई भारत में कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला आईसीएमआर और केंद्र सरकार ने किया है, जिसके कारण से अब अन्य देश के लोग अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है तो वो भारत में सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तीसरा वैक्सीन जो आपका डॉक्टर रेड्डी का जो अप्रूव हुआ है यहाँ पर भारत में, स्पुतनिक, तो स्पुतनिक का भी अब बाहर से वो लोग आयात करना शुरू कर दिए हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ये दोनों कंपनियाँ भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। सब मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जून के एंड तक काफ़ी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग का ये उत्पादन दोनों कंपनी या तीनों कंपनी अपना बढ़ा देगी काफ़ी मात्रा में, और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। वैक्सीनेशन को लेकर ही स्वास्थ्य मंत्री जी मेरा एक सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है तो सियासत भी होती है, सियासी बयान भी आते हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है 2022 के लिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो राज्यों को कह दिया है कि आप लोग अपना अपना इंतजाम करिए, ये ठीक नहीं है और राज्य कहाँ जाएं, सारे राज्य परेशान। उन्होंने सारे राज्यों की बात की। तो क्या इस तरीके के बयान आने चाहिए और क्या वाकई मजबूरी राज्यों के सामने है ऐसी, या फिर राजनीति हो रही है? देखिए, हर एक राज्य का अपनी आर्थिक स्थिति अपने आप वो खुद जानते हैं। हम उत्तर प्रदेश में जब ये निर्देश हम लोग को मिला कि आप अपने संसाधन से खरीदेंगे, तो हमने किसी से नहीं कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने जैसे भी मैनेज किया, हमने एक बजट तैयार किया, उस बजट के आधार पर हमने अपना पैसा देना शुरू कर दिया, उसी हिसाब से वैक्सीन मिलता है। मुझे नहीं लगता कि सभी राज्यों के पास इस तरह का प्रॉब्लम है। सभी राज्य अगर चाहेंगे तो अपने विभिन्न बजट से, विभागीय बजट से उसको डाइवर्ट करके आप इमरजेंसी के आधार पर आप इसको वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर सवाल है कि आप ये वित्तीय प्रबंधन कैसे करते हैं। अगर वित्तीय प्रबंधन आपका सही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप कहीं ना कहीं से कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता आज वैश्विक महामारी है। प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति हमारे प्रदेश का या देश का वैक्सीनेट हो जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता आज है। बाकी सब चीज़ें तो अपने आप धीरे धीरे करके चलने लगेगी। जान है तो जहान है, इसीलिए हमारा प्राथमिकता जिस पर है उसके लिए आर्थिक संसाधन हमको खुद तय करना पड़ेगा। अपने स्रोतों से जो भी हमारा स्रोत आता है वहाँ से हम उसको डाइवर्ट करके इस वैश्विक महामारी के वैक्सीन के लिए हमको खरीदना चाहिए।
हम उत्तर प्रदेश में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अन्य राज्यों को बता नहीं सकता। अगर हमें दिक्कत नहीं है तो अन्य राज्य के पास भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, वैक्सीनेशन को लेकर एक सवाल और, उसके बाद ब्लैक फंगस पर बात करेंगे। कई जगहों से कुछ तस्वीरें आई, जिसमें से कुछ का जिक्र करते हैं। श्रावस्ती में तस्वीर आई कि लोगों ने गांव के दरवाजे बंद कर लिए घरों के। बाराबंकी में कुछ लोगों ने सरयू में छलांग लगा दी वैक्सीन से डर के। कासगंज में लोग भागने लगे। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत है और एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है? तो क्या किसी ऐसी चीज़ पर आप लोग विचार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल विचार भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया है। एक जो हमारा पीएचसी और सीएचसी जहां हमारे पूरा मेडिकल टीम रहती है, उनके माध्यम से आशा वर्कर जो पहले से ही, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर जो पहले से ही जा ही रहे हैं हमारे इस तरह का जो सर्दी बुखार जुकाम वाले का देखने के लिए, उनको मेडिसिन किट बांटने के लिए जी। उनके साथ में, प्रधान के साथ में, हमारा लोकल प्रशासनिक टीम के साथ में और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोग ने आग्रह किया है कि जहां इस तरह का कहीं बातें आ रही है कि वो टीका नहीं लगाना चाहते हैं, तो एक अभियान बना के, एक टीम बना के उन गाँव में जा भी रहे हैं और आवश्यकता अनुसार हम लोग उन गाँव में टीकाकरण भी कर रहे हैं जहाँ भी होता है, और लोगों को समझा भी रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने कहा वैश्विक महामारी है, तो वैश्विक महामारी से बचने के लिए हम सबको टीका लगाना ही पड़ेगा जी। और वो उनके फ़ायदे के लिए है। तो ये धीरे धीरे करके हम लोग उनको समझा भी रहे हैं। ये बेसिकली 45 प्लस के लोगों का है और गांव के रहने वाले बहुत ज़्यादा इसमें दवाई में थोड़ा विश्वास नहीं करते हैं जी। मगर उनको समझाया जा रहा है कि इस तरह का बीमारी आपके परिवार में ना आए आगे चल के, इसलिए ये वैक्सीन लगाना आवश्यक है। और हम लोगों को कुछ सफलता मिल भी रही है और हम लोग चल भी रहे हैं लगातार। हमारे जिला प्रशासन के हेल्प से और स्वास्थ्यकर्मी को टीम से ये लगातार गाँव में जाके प्रचार भी कर रहे हैं, उनको रजिस्टर भी कर रहे हैं और उनको टीका भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और सर, ये जो वक्त है आप लोगों के सामने, ये समानांतर दो महामारियों का, एक तरफ कोरोना है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, और ब्लैक फंगस ने भी अच्छा खासा अपना पांव जमाया है। ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया गया है। उसकी फिलहाल प्रदेश में क्या स्थिति है और उसके सापेक्ष संसाधनों की क्या हालत है? ब्लैक फंगस जब से आया है तो उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में भी कई जगह केसेस आने लगे, और उसके लिए जो विशेषज्ञ का कहना था कि जो एक इसकी इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन जी, ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो 7 कंपनियां या 8 कंपनी जो बनाती है, केंद्र सरकार के संपर्क में आने के बाद उनका सारा प्रोडक्शन केंद्र सरकार के हाथ में आ गया और केंद्र सरकार ने ही उसको आवंटन करना शुरू करा, उसका वितरण करना शुरू करा, हर राज्य को एक कोटा बना के। हमको भी उसी हिसाब से जितने भी केसेस आते हैं हमको कोटा मिलते जा रहा है जी। प्रतिदिन जितना हमको मिलता है, करीब 1000 मिलता है, कभी 1500 मिलता है, कभी 2000 मिलता है, जो भी हमको मिलता है। हमारा इतना बड़ा प्रदेश है और अलग अलग जगह हमारे केसेस हैं, तो हम उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में कमिश्नर के यहाँ, सीएमओज़ के यहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ता है, जहाँ केसेस ज़्यादा है, वहाँ पर हम उनको भेज देते हैं। और किसी तरह अभी हमारा काम चल भी रहा है और हमको पेशेंट को हम देने में कामयाब भी हैं। अभी हमको और भी सूचना प्राप्त हो रहा है कि बहुत जल्दी हमको 1-2 दिन में बड़ी खेप मिलेगा इसका एम्फोटेरेसिन का, जिससे काफ़ी हमारा ये जो समस्या आ रही है वो समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि जो आंकड़े ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े केवल सरकारी अस्पतालों के हैं या फिर जो मामले प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के आ रहे हैं वो सारे मिलाकर सामने आए हैं? क्या स्थिति इसको लेकर? जो हमारे सरकारी अस्पताल में है उनके आंकड़े तो खैर है ही जी। और जो प्राइवेट में भी जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपना, तो प्राइवेट वाले भी हमारे कमिश्नर को, संबंधित कमिश्नर को जब लिख के देते हैं कि हमको ये पेशेंट हमारे पास 1, 2, 4 जो भी है उनके लिए इतना इंजेक्शन चले, तो उसको भी उनको मिल जाता है। तो वो भी आंकड़े हम लोग ले लेते हैं साथ में। जैसे आपका लखनऊ में ही चंदन हॉस्पिटल के पास वो काफ़ी हम लोग ने उनको इसका एम्फोटेरेसिन का शुरू से ही हमने काफ़ी दिया भी है उनको, क्योंकि उनके यहाँ पेशेंट भी ज़्यादा हैं। पर अधिकांश तो पेशेंट हमारे मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, लोहिया, मेरठ के मेडिकल कॉलेज, इस 2 जगह मिलके तो काफ़ी पेशेंट हमारे हैं। बाकी थोड़े थोड़े सब प्राइवेट में हैं, उनसे भी संपर्क में है और उनका भी पूरा डिटेल हमको मिल जाता है। जी बिल्कुल। सर, ब्लैक फंगस के बाद बात करेंगे तीसरी लहर पर। उसको लेकर भी आपकी सरकार, आपके जो अधिकारी हैं, काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस पर बातें होती रहती हैं। किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और अभी क्या क्या हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, और क्या आगे प्लान कर रहे हैं आप लोग तीसरी लहर से निपटने के लिए? मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार और उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने तीसरी लहर को बहुत गंभीरता से लेते हुए
और जो संकेत हमारे वैज्ञानिक या विशेषज्ञ जो बताते थे पहले, अब बता रहे थे, अब थोड़ा सा दूसरा बता रहे हैं, मगर पहले के संकेत आए थे कि 18 साल के नीचे के बच्चों को संक्रमित होने की आशंका है। इसको ध्यान में रखते हुए हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 पीडियाट्रिक आईसीयू, जिला अस्पताल पर पीडियाट्रिक आईसीयू 50 का, और उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम पीडियाट्रिक आईसीयू का तैयारी कर रहे हैं। इससे जुड़े जितने भी उपकरण, इसके संसाधन, इसका मैन पावर और पीडियाट्रिक जो डॉक्टर्स हैं इनका ट्रेनिंग, ये सभी एक साथ अभी साथ साथ चल रहा है। इसकी डेली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं प्रतिदिन, और ये हम लोग का हम मानते हैं कि ये जून के अंत तक हमारे ये सारे संसाधन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे जिस तरह हम चाह रहे हैं। मैन पावर सहित और ट्रेनिंग सहित सब हो जाएगा। फिर हम लोग वेट करेंगे कि देखिए जितना भी है, अगर ये तीसरा लहर जो आता है इसमें अगर बच्चों की तरफ है तो पूरी तैयारी होगी, और अगर दूसरे तरफ आता है किसी और रूप में तो उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयारी रखेंगे। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी, एक सवाल भारत में हमेशा से उठता रहा है कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोरोना से लड़ने के दौरान स्वास्थ्य पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत काम हुआ है। और पहले ये तक माना जाता था कि 3% भी जीडीपी का स्वास्थ्य पर नहीं खर्च हो पाता, लेकिन क्या अभी मान सकते हैं कि जितना काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है ये 3 के बजाय 6 हो चुका होगा, डबल पैसा खर्च हो चुका होगा, जिस तरीके का बुनियादी ढांचा बीते 1-1.5 साल में खड़ा हुआ है? देखिए, इसका उत्तर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई देश आज़ाद होने के बाद जब तैयारी करता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है, तो उस समय अगर हमारे स्वास्थ्य पर अच्छी खासी बजट अगर तैयार किया होता, क्योंकि एक दिन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, इतना बड़ा 24 करोड़ की आबादी, या उस समय का मान लीजिए 10 करोड़ का आबादी रहा होगा या 12 करोड़ का रहा होगा, तब उस समय भी धीरे धीरे करके CHC, PHC, जिला अस्पताल बनाने में समय भी लगता है और बहुत बड़े संसाधन का तैयारी भी करना पड़ता है। अगर धीरे धीरे हमारे सभी राज्यों में जितने भी सरकार जो बनी थी इस बीच में, और केंद्र सरकार भी अगर समय समय पर वो इस पर बजट अपना बढ़ाते रहते, तो निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे करके हमारे सारे चीज़ें एकदम सही होते, और फिर उसी हिसाब से हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आज एकाएक अगर इस तरह का बीमारी आ गया तो हम पूरी तरह से एक प्रकार का तैयार होते हैं। अब जो भी हो गया, मगर अब इधर हम लोग ने, केंद्र सरकार ने भी अभी फरवरी 2021 में, अभी आपने बजट में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग के बजट में 137% उनने इजाफा किया, और ये बजट का पूरा जो इजाफा है ये सभी राज्यों को भी मिलेगा, इसका फ़ायदा भी मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों का क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन करने के लिए, अस्पतालों का अपग्रेडेशन करने के लिए, इक्विपमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनने इसको ईयरमार्क कर दिया था। तो इस बार ये निश्चित है कि हमको कम से कम 4% तो हमको रखना ही चाहिए जीडीपी का, अगर हमको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी देनी है, और उसी हिसाब से उसको मैच करने के लिए हमारा मैन पावर और जितने भी आवश्यकता संसाधन और इक्विपमेंट चाहिए वो भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब इस 1 साल के अंदर हम लोग ने काफ़ी ठीक किया भी है, मगर अभी बहुत बाकी है। हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि अभी हमको और ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे नीचे स्तर का जो हमारा सब सेंटर जो है, हमारा हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, जो सीधा गांव से जुड़ा हुआ है, वहाँ बेसिक मेडिसिन और बेसिक एक कोई हेल्थ ऑफिसर रहेगा तो उससे और हमारा प्रभावी ढंग से हम गांव के अंदर भी उनको विश्वास दिलवा सकते हैं कि यहाँ सरकार की तरफ से इतनी तैयारी है। तो ये साथ साथ में अभी चल भी रहा है। इस साल भी हम लोग ने काफ़ी काम किया है, तो उम्मीद है कि अब इससे ज़्यादा अब ठीक ही होगा, आगे बढ़ेगा ही। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा ये कि जो कोरोना काल में कर्मयोग चल रहा है, जिस तरीके से कोरोना से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये हम मान के चलें कि आप लोगों की अब ये कोशिश है कि महामारी जाने के बाद तक जो हमने बुनियादी ढांचा तैयार किया है, अब गाँव के आदमी के लिए भी इतनी सुविधा आप बना देंगे कि उससे जब तक मामला बहुत गंभीर ना हो शहर नहीं आना पड़ेगा? यूपी में ये व्यवस्था बुनियादी तौर पर बनने जा रही है। बिल्कुल बनेगा, इसी पर हम लोग वर्क भी कर रहे हैं कि हमारे जितने भी PHC, CHC, जो अभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमारे बने हैं, जो हमारा सब सेंटर बनने जा रहा है, अभी बहुत सारे बनेंगे, ये सब को लेके ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से क्रियाशील रहे, मैन पावर से पूरा लेस रहे, और हर प्रकार की छोटे बड़े बीमारियों का हम इलाज कर पाए, इस तरह का व्यवस्था हम लोग चाहते भी बनाने के लिए, इसी दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार, उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरा संसाधन लेके इसको हम ठीक करेंगे। अभी आप कुछ दिन के बाद ही आप देख लेंगे कि हमारा कितना PHC और CHC जो इसमें बंद पड़े हुए थे, हमारा प्रयास है कि उन सबको खोल के, चाहे आयुष से संबंधित डॉक्टर अगर हमारे यहाँ कमी होगी या जो भी हमको कमी होगी, उसका मैन पावर का शॉर्टेज के लिए हम लोग उसका
जो प्रक्रियाधीन जो होता है उसको जल्दी से जल्दी करा के उन सबको लेके हम लोग करेंगे इसमें। तो हम धन्यवाद। चाहेंगे कि ये सब बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने वक्त दिया और उस दौर में वक्त दिया जब बहुत चुनौतियां हैं और तमाम क्षेत्रों में आपको काम करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि केवल महामारी ही नहीं बल्कि बुनियादी तौर